वेलकम बच्चों। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इससे पहले वाली क्लास में हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1908 में। इन्होंने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कोई भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था कैसे होती है। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने जो है फॉलोइंग सेटअप का इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये उनका सेटअप था रदरफोर्ड का। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, उसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मतलब होता है, फॉयल मतलब होता है पतली सी झिल्ली जैसा, ठीक है, फॉयल परत। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सोने की पतली सी परत, पेपर टाइप का परत लिया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया, दो चीजें ली थी। एक था गोल्ड फॉयल जो बहुत 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 पतला था और दूसरा उन्होंने लिया था अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा कण। इन दो चीजों को लेकर के ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बच्चों ऐसा था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। ठीक है, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से दूर रखी एक सोने की पतली परत पे जाकर के पड़ते थे या टकराते थे और ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही तेज रफ्तार से निकलते थे, टकराते थे और उसके बाद इस पूरे गोल्ड फॉयल को सराउंड किया था इन्होंने जो है एक डिटेक्टर से, जो कि एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है बच्चों? फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो होती है जिस पे कोई चीज टकराती है तो वहां पे चमक पैदा होती है। ठीक है, तो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, उस पे जब ये अल्फा पार्टिकल्स जाके लड़ते थे या गिरते थे तो वहां पे एक फ्लोरोसेंस पैदा होता था। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप उनका था। अब बताते हैं आपको कि इसमें इन्होंने क्या किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल के कणों को लिया था जो कि बहुत तेज स्पीड से जो उनका रेडियो एक्टिव सोर्स था वहां से निकल रहे थे और जा करके ये पार्टिकल्स सोने की पन्नी पर टकरा रहे थे। ठीक है, इन्होंने सोने की पन्नी को क्यों चुना, क्यों नहीं कोई और मेटल की पन्नी को लिया? क्योंकि जो सोना होता है बच्चों वो बहुत ही हाईली मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब कि मेलेबल क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है धातुओं की, मेटल्स की। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी धातु को ठोक कर पीट कर पतले से पतले तार में या उस परत में हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो सोने में ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप उसको ठोक कर पीट कर बहुत पतले से पतले तार टाइप में या पतले से पन्नी टाइप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए सोने के गहने देखिए कितने पतले पतले से बन जाते हैं। ठीक है, तो सोने को आप इतनी ज्यादा पतला कर सकते हैं, इतना पतला कर सकते हैं कि उसकी विड्थ जो है वो 0.00004 सेंटीमीटर के बराबर हो सकती है। ठीक है, इतना पतला सोने की आप छड़ को कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों ये कि ये जो बहुत पतली सोने की पन्नी होती है, परत होती है, वो जो है इतनी पतली होती है कि उसमें लगभग लगभग 10,000 या 1,000 एटम्स होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा कम एटम्स होते हैं, इसलिए इन्होंने जो है गोल्ड फॉयल को चुना। और एक रीजन यहाँ पे एक है कि इन्होंने सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को ही क्यों चुना, क्यों नहीं किसी और पार्टिकल्स चुना? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स बच्चों कुछ नहीं होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम एटम के कण होते हैं। ठीक है, यही इन्हीं को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जो हीलियम एटम के कण होते हैं तो इसका जो वेट होता है, मास, वो 4 यूनिट का होता है। तो यानी कि ये भारी होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इन हीलियम पार्टिकल्स को के पास जो है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अगर ये बहुत तेज रफ्तार से जाएंगे तो ऑफकोर्स इनके पास एनर्जी होगी। तो इसलिए जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स चुना, क्योंकि इनके पास हाई एनर्जी होती है और दूसरी ये हैवी अर्थ है। ठीक है, तो ये दो रीजन थे इनके लिए अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉयल को चुनने का। ठीक है, तो
अब आप यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए, ये एक सोर्स है, एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पे लेड या कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप ले सकते हैं जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे और ये यहाँ पे रखी हुई गोल्ड की परत पे जाकर टकरा रहे थे। ठीक है, जब ये टकराते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो इस गोल्ड फॉयल को पार कर जाते हैं और पार करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आके टकराते हैं और जहां जहां वो टकराते हैं वहां वहां पे एक फ्लोरोसेंस या चमक पैदा होती है जिसको रदरफोर्ड रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो एकदम सीधे न पास करके थोड़ा सा अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए और साइड में जाके टकरा रहे थे। ठीक है, तो अब बच्चों ये कह सकते हैं कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट मतलब टकराव कराया गोल्ड फॉयल पे, तो ये तेज रफ्तार के अल्फा पार्टिकल्स में से मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो है एकदम सीधे पास कर गए गोल्ड फॉयल को और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर आकर के टकराए। ठीक है, जहाँ पे फ्लोरोसेंस उत्पन्न हुआ या प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद कुछ ऐसे गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स थे जो एकदम सीधे न पास करके अपने मार्ग से, पाथ से विक्षेपित हो गए और विक्षेपित होने के बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जा करके टकराए। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक या दो अल्फा पार्टिकल्स यानी कि बहुत ही कम संख्या में ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो एकदम से पार न होकर के गोल्ड फॉयल के वो वापस अपने मार्ग पे वापस आ गए, रिटर्न हो गए। मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल पर टकराए और टकरा के वापस उसी रास्ते लौट गए, रिबाउंड हो गए यानी रिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने इसको कायदे से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर टकरा रहे हैं तो उन 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वापस चला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है वो बहुत हैरान हुए क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ये सोच के नहीं एक्सपेरिमेंट करे थे, जबकि उनका कुछ और सोचना था। और उन्होंने क्या सोच के एक्सपेरिमेंट किया था देखते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जब ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो वो काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए एकदम सीधे जा करके यहाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकरा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड फॉयल को पार कर गए। तो फिर इससे ये कंक्लूजन निकला बच्चों कि एटम में बहुत ज्यादा खाली जगह है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल्स इतने भारी हैं, उसके बाद भी जो है ये पार कर जा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि एटम में बहुत खाली जगह है जहां से ये आराम से निकल जा रहे हैं, एकदम सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी नहीं इनको रोकने के लिए, है ना, बिल्कुल एकदम साफ रास्ता है, निकल जा रहे हैं। फिर कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किए। ठीक है, तो इससे ये मालूम चला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज हैं और हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से अपने रास्ते से, तो उससे ये प्रूफ हुआ कि हाँ हमारे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। समान प्रकार के चार्ज में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता है, वो रिपेल करते हैं। उसके बाद कुछ बहुत ही कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस जो है अपने मार्ग को रिट्रेस किए, रिफ्लेक्ट हो गए जिस मार्ग से वो आए थे। तो इससे ये मालूम चला कि जो न्यूक्लियस का जो पूरा जो एटम का जो पूरा मास है वो कहीं और नहीं, न्यूक्लियस में ही केंद्रित है। ठीक है, तो एटम का सारा मास न्यूक्लियस में केंद्रित है। तो ये है रदरफोर्ड का यहाँ पे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे बस निकल जाएंगे सीधे सीधे, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि कुछ सीधे निकल गए, कुछ अपने रास्ते से टकरा गए, जब न्यूक्लियस के पास आए वहां से रिपल्शन हुआ, रास्ते से रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ एकदम सीधा रिबाउंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए,
ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे बम्बार्ड कराया जाएगा तो जो भी एक खाली जगह है वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाली जगह है ना, और इतने के आसपास जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो रिबाउंड होंगे और डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इससे उनको जो है क्या रिजल्ट मिला कि जो तेज गति से अल्फा पार्टिकल्स चल रहे थे वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुआ उनको, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एटम में बहुत खाली जगह है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत छोटे एंगल से अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला जो वापस आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत कंडेंस्ड है, और सारे एटम का मास हमारे न्यूक्लियस में एक तरह से कह सकते हैं कि एक समाया हुआ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि आप समझ जाइए कि एक टिश्यू का पेपर है और उससे आप 15 इंच का गोला, तोप के गोले को उसमें मार रहे हैं, और लेकिन वो उल्टा जो है वापस लौट के आप ही को चोट पहुंचा रहा है। ये इतना ज़्यादा उनके लिए सरप्राइजिंग था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो है अब ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाले, इंटरप्रिटेशंस किए, और उन्होंने ये कहा कि परमाणु के भीतर जो है बहुत सारा खाली स्पेस है, खाली जगह है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है सोने की पन्नी के बाहर निकल गए, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने ये थ्योरी दी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, मतलब डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब जो है परमाणु में जो प्लस चार्ज है एटम में जो प्लस चार्ज है वो बहुत ही कम है, तभी तो बहुत कम अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कम अल्फा कण जो है 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, मतलब जिस रास्ते गए थे ठीक उसी रास्ते वापस आ गए। इससे ये मालूम चलता है कि सोने के परमाणु का पूरा जो प्लस चार्ज है, प्लस पॉइंट, एटॉमिक प्लस पार्ट है, और जो उसका द्रव्यमान है वो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर बहुत ही कम और कंडेंस्ड मात्रा में है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो नाभिक होती है न्यूक्लियस, इसकी जो त्रिज्या होती है रेडियस, वो परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी होती है। मतलब अगर ये आपका एटम है तो आपका ये न्यूक्लियस है, अगर इसकी रेडियस ये है तो इसकी रेडियस जो है इससे जो है, रेडियस मतलब त्रिज्या 10.5 टाइम्स छोटी होती है, ठीक है। तो फाइनली अब उनके रदरफोर्ड के मॉडल पे फाइनली ये 3 पॉइंट्स निकल के आए कि हमारा परमाणु क्या है, केंद्र धनावेशित होता है, मतलब जो हमारे परमाणु का सेंटर है वो प्लस चार्ज होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान ही इस न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मार्ग मतलब होता है बच्चों प्लैनेटरी मोशन, जानते हैं आप ना, प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक चार्ज पार्टिकल्स है वो एक्सेलरेटेड वे में त्वरित होकर के एक न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये निकला कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा कम है। ये तो इनके मॉडल था, लेकिन फिर बाद में रिसर्च हुई, फिर बाद में काफी ज्यादा कमियां इनके मॉडल में पाई गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी और पहली कमी पाई गई थी वो ये थी कि जो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करता है, चक्कर लगाता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी आवेश है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, अगर वो गोलाकार मार्ग में घूम रहा है, तो कोई भी चीज अगर गोलाकार मार्ग में घूम रही है तो ऑफ कोर्स है कि वो क्या होगी, त्वरित होगी मतलब एक्सेलरेट होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो तेज चलेगी। और जब कोई भी चीज की स्पीड बढ़ती है, कोई भी वस्तु तेज चलती है, तो ऑफ कोर्स उससे क्या होता है, एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी निकलेगी। जब उससे एनर्जी निकलेगी तो फिर क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, यानी वो पार्टिकल धीरे धीरे अपने बढ़ते हुए त्वरण की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके पास ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी और वो एक स्पाइरल
रास्ता अपनाते हुए नाभिक में आके गिर जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो समझिए कि परमाणु अस्थिर हो जाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। जब एटम ही नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। एटम खत्म, दुनिया खत्म। तो इसलिए ये लेकिन गलत है, क्योंकि परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है, अस्थिर बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए इनकी इस मॉडल को जो है तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होता है, और ये एक्सेलरेशन की वजह से उस पार्टिकल से क्या होता है? एनर्जी निकलती है बाहर, जिसकी वजह से पार्टिकल की एनर्जी कम होती है, एनर्जी लूज करता है, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करते करते एक स्पाइरल, मतलब इस तरह के इस पाथ से आते आते फाइनली ये न्यूक्लियस में आके गिर जाता है, और जिससे हमारा एटम जो है वो अस्थिर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए ये थ्योरी को, इनके मॉडल को जो है इस वजह से जो है रिजेक्ट कर दिया गया। कि लेकिन इस मॉडल से सबसे बड़ी जो हेल्प मिली बच्चों वो ये थी कि इस मॉडल से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।